गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम समीरा, योर फूड साइंस मेंटर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जो हम लोगों ने कंप्लीट किया था अपना क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और उन सबको हमने डिस्क्राइब कर दिया था कि मोनोसेक्राइड क्या होता है, उसके क्या सोर्सेज होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं और उनके क्या जनरल फार्मूलेज होते हैं। डाइसेक्राइड और सेम एज इट इज़ हमारे पॉलीसेक्राइड्स के जो भी टाइप्स थे उनको हमने कवर किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे ये द फंक्शन रोल ऑफ शुगर इन फूड, यानी कि जो भी हमारा फूड होता है उसमें शुगर का क्या फंक्शन होता है, क्या रोल है, हमारे फंक्शंस क्या हैं जो हम डेली अपने रूटीन में अपने डाइट में स्वीट्स लेते हैं, शुगर्स लेते हैं, उनका क्या रोल होता है। तो सबसे पहला रोल तो है कि हम अगर शुगर अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं या फिर अपने डाइट में यूज़ कर रहे हैं, फूड में यूज़ कर रहे हैं, उसका सबसे पहला यही फंक्शन होता है कि हम स्वीटनेस के लिए यूज़ करते हैं, चीज़ों को मीठा करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ मोस्ट रिकॉग्नाइज फंक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज स्वीटनेस। आवर प्रेफरेंस फॉर स्वीटेंड रिगार्डेड ऑफ द इनेट एंड द एपेरेट soon after birth and prior to the postnatal learning and decrease with older age। यानी कि ये जो स्वीटनेस का जो भी टेस्ट होता है ये हमारे बर्थ से स्टार्ट होता है, बट जब हम छोटे होते हैं, जो बर्थ वाली स्टेज होती है या फिर आफ्टर बर्थ से ही क्या होता है कि जो भी हमारा टेस्ट होता है वो स्वीट की तरफ ज़्यादा होता है ना। तो और जैसे जैसे ये हमारी एज बढ़ती जाती है, हम ओल्ड एज की तरफ बढ़ते हैं, तो ये जो चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। स्वीटनेस इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड एप्रिसिएशन और रिवॉर्ड। और आपने ये भी देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि जो स्वीटनेस है वो क्या है, एक प्लेजर का हमारा साइन होता है ना। हमारी फीलिंग्स, हमारे प्लेजर से इसका बहुत ही गहरा रिलेशन होता है। जब भी हम खुश होते हैं या फिर जब भी कोई खुशी वाली बात होती है तो हम उस चीज़ की जो शुरुआत है वो स्वीटनेस से ही करते हैं, कुछ मीठे से ही करते हैं। Which contribute to the appeal to sweet food. The combination of sugar and fat is connection provide the sweet taste and texture that complement such each one second। तो क्या है, हमारा जो भी हमारा स्वीट है वो क्या होता है कि स्वीट को जब हम फैट के साथ मिला देते हैं या फिर कॉम्बिनेशन कर देते हैं फैट एंड स्वीट का, तो एक बहुत ही अच्छा हमें टेस्ट इन्हेंस होता है उस किसी भी पर्टिकुलर फूड में। In beverages, sucrose provide the sweetness without altering the subtle flavor of the beverages, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल ही मेंशन है हमारा कि जो भी हमारे बेवरेजेस होते हैं उसमें जो भी स्वीटनेस प्रोवाइड होती है हमारी, वो किसी भी फ्लेवर के वजह से नहीं प्रोवाइड होती, या फिर ऐसा नहीं है कि कोई और भी फ्लेवर है तो उसकी वजह से हमें स्वीटनेस प्रोवाइड हो रही है। जो स्वीटनेस का टेस्ट होता है, जो भी स्वीटनेस उसमें प्रेजेंस होती है वो एक फ्री फॉर्म में प्रेजेंस होती है और उसी की वजह से हमें क्या आता है, टेस्ट आता है ना। तो जैसे कि आप देख लीजिए, स्वीटनेस जो होती है सबसे पहला तो हम ये तो हमारा सबसे पहला है कि ये टेस्ट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं स्वीट, कोई भी चीनी, हम अपने घर में गुड़, किसी भी चीज़ का हम यूज़ करते हैं तो वो क्या अपने टेस्ट को, अपने फूड को, अपने डाइट में जो भी हम यूज़ करें तो वो क्या होगा कि हमें उस टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए और चीज़ों को मीठा करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरी बात ये है कि हम प्रेफरेंस देते हैं स्वीटनेस को जब भी आफ्टर बर्थ से ही क्या होता है कि जो हमारा टेस्ट होता है वो स्वीट की तरफ ज़्यादा होता है, बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो चीज़ जो होती है वो कम होती जाती है, यानी कि स्वीट की तरफ से हमारा अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होता है और हमारा जो स्वीटनेस होता है या फिर जो भी हमारी स्वीट्स होती है वो हमारी एक फीलिंग्स, एक खुशी का जो होता है वो एक प्रतीक होता है। जब भी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम उसकी शुरुआत जो होती है वो मीठे से ही करते हैं, और अगर हम कॉम्बिनेशन कर दें स्वीट्स का और फैट्स का तो एक अलग टेस्ट हमें देखने के लिए मिलता है जो हमारे फूड को और भी अट्रैक्टिव बनाता है। साथ ही में आप एक और चीज़ ध्यान दे सकते हैं कि जो जितने भी तरह के हमारे बेवरेजेस होते हैं वो स्पेशली स्वीटनेस के तरफ ही उसका पूरा फोकस होता है, और वो स्वीट जो होती है उसमें पूरी फ्री फॉर्म में होती है, जिसे हम स्वीट के वजह से ही, मतलब मेन जो मोटो होता है, हमारा मोटिव होता है कि या हम इस चीज़ को पिएंगे या फिर हम इस चीज़ को खाएंगे तो वो हमें मीठा लगेगा, जिससे बहुत से लोगों का मूड फ्रेश हो जाता है कि हम ऐसी चीज़ें खा लेंगे तो वो हमें कंज्यूम कर लेंगे तो वो हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड कराएगा, हमारी फीलिंग्स को और बेहतर बनाएगा। तो इसलिए स्वीट का जो है वो यूज़ करते हैं हम अपनी लाइफ में, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारा
देखिए, जो भी हमारे स्वीटनेस फूड होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़े, तो उसमें हमने मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और एक्स्ट्रा और उन सब में जो भी टाइप्स होते हैं उन सबको पढ़ा था। तो हम देखते हैं कि किस चीज़ में कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में जो होती है वो स्वीटनेस प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहला फ्रक्टोज जो होता है वो हमारा क्या था, फ्रक्टोज जो था वो हमारा मोनोसैकेराइड का एक एग्जाम्पल है। फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो, सॉरी फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड का है। सुक्रोज, इन्वर्ट शुगर, ये क्या है हमारा डाइसैकेराइड का है। माल्टोज एंड लैक्टोज क्या है हमारा डाइसैकेराइड का है। तो जो भी हमारा फ्रक्टोज है वो उसमें कितने परसेंट तक, 173% ऑफ स्वीट जो होती है वो प्रेजेंट होती है। यानी कि सबसे अगर मीठा कोई चीज़ होता है वो, तो वो क्या होता है, फ्रक्टोज फ्रूट शुगर होती है। देन उसके बाद जस्ट क्या आ जाएगा हमारा, इन्वर्ट शुगर जो हमारी होती है वो 130% जो होती है, 130 mg आप कह सकते हो, इसमें मेंशन है mg जो होती है वो क्या होती है, उसमें स्वीटनेस प्रेजेंट होती है। देन हमारा सुक्रोज आ जाएगा जो हम घरों में शुगर्स यूज़ करते हैं। देन हमारा आ जाएगा ग्लूकोज, देन आ जाएगा हमारा गैलेक्टोज, माल्टोज एंड देन लैक्टोज में हमारे 16% तक ही स्वीटनेस की वैल्यू होती है, राइट। तो इससे क्या हमें क्लियर हो रहा है कि ये हमारा जो है फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज जो होता है वो सबसे ज़्यादा मीठा होता है। देन इन्वर्ट शुगर, देन सुक्रोज, देन ग्लूकोज, देन गैलेक्टोज, माल्टोज एंड सबसे कम अगर कुछ मीठा होता है हमारा तो वो है लैक्टोज, जो हमारी एक तरह की क्या होती है, लैक्टोज जो होती है वो हमारी मिल्क शुगर होती है। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा, अगर हम शुगर का यूज़ कर रहे हैं, शुगर का यूज़ अगर हम घरों में कर रहे हैं या फैक्ट्रीज़ वगैरह मिल में यूज़ की जा रही है, तो वो दूसरा टेक्सचर देने के लिए भी शुगर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप जितने भी तरह के बेकरी प्रोडक्ट्स आप खाते होगे, है ना, जैसे कि केक, पेस्ट्री, जितने भी हम बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं तो उसमें एक अलग टेक्सचर हमें देखने के लिए मिलता है ना, और स्पेशली वो मीठा होता है। बेकरी प्रोडक्ट जो होता है वो सारे जो होते हैं वो मीठे होते हैं। अब उनमें अलग अलग क्वांटिटी में, ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है कि किस चीज़ को कितना स्वीटनेस प्रोवाइड कराना है, कितनी उसकी क्वांटिटी होती है, राइट। तो जो भी चीज़ क्वांटिटी के अकॉर्डिंग भी ये क्या कहते हैं, पूरी तरीके से डिपेंडेंट है कि जो भी हमारा फूड है, जो भी हम चीज़ ले रहे हैं, जैसे कि आप केक लेने गए हो तो केक क्या होगा, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही फ्लफ़ी होगा। तो उसका जो टेक्सचर होगा ना, आप छू कर बता दोगे कि इसका टेक्सचर कैसा है, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत फ्लफ़ी होता है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो शुगर की वजह से ही होता है। तो आप कह सकते हो कि किसी भी पर्टिकुलर फूड को टेक्सचर प्रोवाइड कराने के लिए भी शुगर का यूज़ किया जाता है। इन बेकरी एप्लीकेशन शुगर आर यूज्ड टू इम्पार्ट फ्लेवर, अरोमा एंड कलर। शुगर जो होता है वो फ्लेवर भी देता है, अरोमा भी देता है, कलर भी देता है। ड्यूरिंग द मिक्सिंग प्रोसेस एक्सेस ग्लूटेन डेवलपमेंट कैन मेक डो एंड बिटर, रिगिड एंड टफ। देखिए, जब भी हम उसका डो प्रिपेयर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि डो प्रिपेयर करते टाइम क्या होता है, हम शुगर को धीरे धीरे ऐड करते रहते हैं, जिसकी वजह से उसमें ग्लूटेन का डेवलपमेंट होता है, राइट। Addition of sugar will ensure that gluten maintain an optical elasticity, allowing dough to expand and rise properly। जिसकी वजह से जब भी हम शुगर को ऐड करते जाते हैं तो जो उसमें ग्लूटेन का मेंटेनेंस होता है वो प्रॉपरली होता जाता है, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट में क्या होती है, इलास्टिसिटी आती है ना, और वो प्रॉपरली हमारा राइज स्पेंड, मतलब कि डो में फ्लफनेस आना स्टार्ट हो जाती है। ड्यूरिंग मिक्सिंग फ्लोर प्रोटीन इन सराउंडिंग विथ वाटर फॉर्मिंग ग्लूटेन स्टैंड। अब जैसे कि मैंने बताया था कि ग्लूटेन प्रेजेंट होता है किसमें, हमारा गेहूं में प्रेजेंट होता है ना। तो अगर मान लीजिए कि हम गेहूं या फिर मैदा, मतलब गेहूं में प्रेजेंट होता है, यानी कि हम बेकरी प्रोडक्ट मोस्टली आपके मैदे से बने होते हैं। तो अगर आप मैदे में धीरे धीरे शुगर ऐड कर रहे हो और उसे उसकी मिक्सिंग कर रहे हो प्रॉपरली, तो क्या होगा, जो उसमें प्रेजेंट ग्लूटेन प्रोटीन होगा ना, वो एक बहुत ही अच्छा रिएक्शन देगा उसमें, और उसमें जिलेटिनाइजेशन प्रॉपर जो जिलेटिनाइजेशन प्रोसेस जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताई थी कि व्हाट इज़ जिलेटिनाइजेशन प्रोसेस, अगर आपको नहीं याद है तो आप वहाँ से उसे रिवीजन करिएगा कि क्या होता है। तो उसमें जो हमारा जिलेटिनाइजेशन प्रोसेस है वो प्रॉपरली होता रहता है, जिसकी वजह से जो भी हमारा डो है वो बलून लाइक स्ट्रक्चर देता है, मतलब कि हल्का होते जाता है और उसमें बलून लाइक जो है वो बहुत ही लीवनिंग फूलने लगता है ना, क्योंकि उसमें एयर जनरेट होती जाती है।
फर्मेंटेड इन डो और लिक्विड, और अगर ऐसे डो को हम कुछ टाइम के लिए रख देते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म भी प्रोवाइड कराता है हमें, और वो फर्मेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें इलास्टिसिटी बहुत हाई हो जाती है, उसका बिटर जो होता है वो बहुत स्क्रेच हो जाता है, मतलब इलास्टिसिटी आ जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि शुगर कंप्लीट फॉर वाटर विथ ग्लूटेन प्रोटीन। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी हमारी शुगर थी वो ग्लूटेन प्रोटीन के साथ जो हो गई वो प्रॉपर क्या हो गया, उसका प्रोसेसिंग हो गई और प्रॉपर कंप्लीट हो गई हमारी शुगर, ठीक है। तो जिसमें जो भी जिलेटिनाइजेशन प्रोसेस होना था वो हो चुका है। डेवलपमेंट एंड अलाउंग प्रॉपर वॉल्यूम एंड टेंडर टेक्सचर। तो जो हमारा बेकरी प्रोडक्ट जिसे हमें तैयार करना है, बनाना है, तब वो एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर जो है हमारे प्रोडक्ट को देगा। शुगर अलाउ द डो टू राइज एन ऑप्टिकल रेट ड्यूरिंग लीवनिंग। और क्या होगा कि ये लीवनिंग, अगर इसमें लेटनाइजेशन प्रोसेस जो होगा वो प्रॉपर होगा, सही अमाउंट में होगा, तो इसकी जो लीवनिंग है, मतलब कि जो लीवनिंग मतलब आप समझ रहे हो ना कि जब वो फुल करके उठ जाता है, हल्का हो जाता है हमारा प्रोडक्ट, अगर वो प्रॉपर हुआ रहेगा तो इसमें टेक्सचर बहुत ही अच्छे से आएगा, बहुत ही फ्लफी होगा, जैसा कि आप चाहते हो, जैसा कि आपको देखने के लिए मिलता है, जस्ट वैसा ही आपको एक टेक्सचर देखने के लिए मिलेगा। तो शुगर का यूज़ यहाँ पे किस लिए किया जा रहा है, ताकि हमारा जो भी प्रोडक्ट है, जो भी बेकरी प्रोडक्ट है, वो एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर दे सके। नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्वेशन के लिए भी हम शुगर को यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप देखते होंगे आपके घरों में मुरब्बा बनता है, तो मुरब्बा में जो शुगर ऐड की जाती है ना, वो प्रिजर्वेशन के, एक तो वो मीठा करता ही है चीज़ों को, हमारे फूड को, और साथ ही साथ जो है वो प्रिजर्वेशन का भी काम करता है। कैसे प्रिजर्वेशन का काम करता है कि शुगर में जो है अगर बहुत सही अमाउंट में हम उस चीज़ में, जैम्स में, जेलीज़ में, या फिर हम मुरब्बा बना रहे हैं उसमें शुगर को ऐड करेंगे, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो इंटर नहीं करेंगे, बिकॉज़ वो एक पूरे एक लेयर बना देते हैं उनको अंदर वो क्या अंदर जो है इंटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंट्रेंस जो होता है वो बंद हो जाता है। तो इन मैनी प्रोडक्ट शुगर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिजर्वेशन। कौन कौन से होते हैं? द एडिशन ऑफ मोनोसैकेराइड सच एज ग्लूकोज और फ्रक्टोज टू जैम एंड जेलीज इनहिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ टू सब्सिक्वेंट स्पॉइलेज। अब देखिए, मैंने बताया ना कि जो स्पेशली हम जैम एंड जेलीज़ बनाते हैं उसमें क्या है, फ्रूट्स का यूज़ किया जाता है ना। जैम एंड जेलीज़ बनाने के लिए फ्रूट्स का यूज़ किया जा रहा है, यानी कि मोनोसेक्राइड का यूज़ किया जा रहा है, ग्लूकोज फ्रक्टोज का यूज़ किया जा रहा है। तो यही मोनोसेक्राइड जो हम, यानी कि हम उसमें शुगर ऐड कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम सुक्रोज़ का भी मतलब कि अलग से ऐड करते हैं, उसमें जो सुक्रोज़ जो हमारी टेबल शुगर जो हम घर में यूज़ करते हैं उसको भी ऐड कर सकते हैं, बट उसका पर्पज़ यही होता है कि वो माइक्रोबियल ग्रोथ को जो है वो रोक सके और हमारा फूड जो है, जो हमारी जैम जेलीज़ है, वो स्पॉयल ना हो। तो शुगर को हम प्रिजर्वेशन पर्पज़ से भी यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा फूड जो है वो स्पॉयल ना हो। वो शुगर जो होती है वो माइक्रोबियल ग्रोथ को जो है वो रोक देती है, अंदर फूड के अंदर उसको इंटर नहीं करने देती, जिसकी वजह से जो भी हमारे फूड होते हैं उनकी शेल्फ लाइफ जो होती है वो बढ़ जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। बोथ हनी एंड इनवर्ट शुगर हेल्प टू रिटेन मॉइस्चर ड्यू टू देयर हाई फ्रक्टोज कंटेंट। जितने भी हमारे फ्रक्टोज कंटेंट होते हैं, जैसे कि हमारा कॉर्न सिरप हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई ना, तो अगर हम इसमें हनी एंड इनवर्ट शुगर को ऐड करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, हम हनी और इनवर्ट शुगर को ऐड करके ही बनाते हैं। क्या, कॉर्न सिरप को हनी और इनवर्ट शुगर को ऐड करके बनाते हैं। इसका पर्पज़ यही होता है ताकि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। जो हनी और वो जो हमारी इनवर्ट शुगर होती है, अगर हम उसको साथ में कंबाइन करके किसी भी चीज़ में डालते हैं तो वो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट जितने भी मॉइस्चर होते हैं उनको रिमूव करने का काम करती है। Inhibition oxidation reaction not only protect against the deterioration and texture the flavor, but also sugar and water control the moisture product like cake, biscuit to prevent drying out and stainlessness। अब देखिए क्या है, सिर्फ कॉर्न सिरप या फिर हमारे जैम्स एंड जेलीज़ की बात नहीं, जो हमारे बिस्किट्स जो हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, केक बन रहा है, बिस्किट बन रहा है, उन सब में भी जो हमारी शुगर ऐड की जाती है वो फूड को जो है वो उस चीज़ को
स्पॉयल होने से जो है वो हमारे फूड को जो है वो प्रिवेंट करती है स्पॉयल होने से, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारा, हमने क्या शुगर के क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये हमने जाना। एक बार पहले हम उसे रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, राइट। तो पहला हमारा ये था कि हम शुगर को जो यूज़ करते हैं अपने फूड में, अपने डाइट में, वो सबसे पहला हम टेक्सचर के लिए यूज़ करते हैं, राइट। टेक्सचर के लिए यूज़ करने का सबसे पहला तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्वीटनेस के लिए यूज़ करते हैं। स्वीटनेस कहाँ था हमारा, हाँ ये रहा। तो हम शुगर को किस लिए, स्वीटनेस के लिए यूज़ करते हैं। स्वीटनेस जो होती है वो हमारी एक फीलिंग्स और ये हमारा क्या है, एक कनेक्शन होता है। जब भी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ये हमारी फीलिंग्स को एसोसिएट करता है ना, हमारे प्लेज़र को एसोसिएट करता है। तो इसकी जो शुरुआत होती है हम अपनी स्वीटनेस से करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम किसी भी चीज़ को मीठा करना होता है, हमें मीठा खाने का मन होता है तो हम शुगर का यूज़ करते हैं, शुगर को ऐड करते हैं जिससे हमारी फूड जो है वो मीठी बने, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा क्या था, अब इसमें ये भी मेंशन है कि किस फूड में हमारे कितने परसेंट तक उसकी स्वीटनेस वैल्यू होती है, कि जब हम जो फूड खा रहे हैं उसमें क्या उसकी वैल्यू है, वो सबसे मीठा है या कम है। तो वो यहाँ पे मेंशन है हमारा, सबसे ज़्यादा जो मीठी हमारी फ्रूट्स होती है वो फ्रूट शुगर फ्रक्टोज़ होती है, और सबसे कम जो होती है वो लैक्टोज़ होती है। नेक्स्ट आया था हमारा टेक्सचर, जैसे कि जितने भी हमारे मीठे फूड प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है या फिर हम घरों पे ही बनाते हैं, तो हमें एक टेक्सचर प्रोवाइड करने के लिए, उस पर्टिकुलर फूड को टेक्सचर प्रोवाइड करने के लिए भी हम शुगर का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम केक बना रहे हैं, पेस्ट्रीज़ बना रहे हैं, तो उसमें एक फ्लफ़ी और स्मूथी जो है टेक्सचर लाना है हमें, तो उसको टेक्सचर लाने के लिए भी हम पूरा उसका प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस फॉलो करने से क्या होता है कि उसमें बहुत ही अच्छी लीवनिंग जो है वो ऑक्सीडेशन होता है, उसमें जिलेटनाइजेशन प्रोसेस होने की वजह से हमारा जो फूड है वो हमारा बहुत ही अच्छा एक टेक्सचर प्रोवाइड करता है। तो आप ये कह सकते हो शुगर को हम टेक्सचर प्रोवाइड कराने के लिए, कोई भी पर्टिकुलर फूड को टेक्सचर प्रोवाइड कराने के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिजर्वेशन, जो भी हमारे जैम, जेलीज़, मुरब्बा हम घरों में बना रहे, यूज़ कर रहे हैं, बिस्किट, केक यूज़ कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो शुगर ऐड किए जाते हैं वो उस पर्टिकुलर फूड को प्रिवेंशन प्रोवाइड कराएंगे, उसको उसको स्पॉयल होने से बचाएंगे। कैसे स्पॉयल होने से बचाएंगे, क्योंकि अगर उसमें प्रॉपर अमाउंट में जो है, मैं एक और चीज़ बता देती हूँ यहाँ पे, जो भी हम प्रिजर्वेशन के लिए शुगर को ऐड करते हैं अगर, तो हमारी उसमें उस पर्टिकुलर फूड में 65% तक अब शुगर जो है वो ऐड की जाती है, जो हमें क्या करेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज़म को इससे बचाएगी, है ना, हमारे फूड को जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करने वाले होंगे उनका क्या करेगी, उनकी एक्टिविटी को रिटेन करेगी, ठीक है, उनकी एक्टिविटी नहीं होने देगी, उनको क्या बोलते किल कर देगी, उनका मतलब ग्रोथ नहीं होगा, तो हमारा फूड जो है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, वो प्रिजर्व हो जाएगा और वो स्पॉइलेज होने से भी बच जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा अपीयरेंस। अब हमारे क्या होते हैं कि हर फूड के, पर्टिकुलर फूड के कुछ ना कुछ अपीयरेंस होते हैं। जैसे कि अगर हम मीठे की बात करें, मीठे फूड की बात करें, तो उसके भी अपीयरेंस होते हैं, कि उसका जो हमारा शुगर होता है ना, उसके भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। हम किसी पर्टिकुलर फूड को अपीयरेंस प्रोवाइड कराने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कि एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल ये है कि जब भी हम जलेबी वगैरह बनाते हैं या फिर घरों में ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिसके लिए हम एक चीनी का जो है वो शीरा तैयार करते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो हमारे किसी पर्टिकुलर फूड को अपीयरेंस प्रोवाइड कराने के लिए ही तो होता है। हम उसमें भी हम शुगर का यूज़ कर रहे हैं, उसका सिरका बना करके। और नेक्स्ट क्या है, हम उसी शुगर का यूज़ अगर हम हलवे में करेंगे तो उसका शीरा तो बनाएंगे नहीं, है ना, तो उसमें हम रॉ फॉर्म में डालेंगे और मेल्ट कर देंगे, तो उसमें वो उस तरह से वो मीठा हो जाएगा। कोई भी ऐसी भी चीज़ें होती हैं, फूड होती है जिसमें हम शुगर का यूज़ बिल्कुल
क्रिस्टली फॉर्म में करते हैं, जैसे हमारी कैंडीज़ वगैरह बनती है तो उसको बिल्कुल शुगर को थ्रेड फॉर्म में एकदम मतलब कि डार्क करते हैं, जिसमें से हमारे जो है वो थ्रेड निकलने लगे शुगर में से, एकदम लास्ट उस पे लेवल पे ले जाते हैं, ताकि जो हमारी कैंडी है वो बहुत ही हार्ड फॉर्म ले ले। तो उस पर्टिकुलर फूड को अपीयरेंस प्रोवाइड कराने के लिए भी हम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे द ब्राउनिंग रिएक्शन are complex reaction which occur in the food or proceed. In some, the brown flavor is highly desirable and intimately associated with our mint with the delicacy of the product. In coffee, maple syrup, the brown crust of bread, and all baked goods, potatoes, potato chips, roasted nuts and many other processed food control browning is necessary. अब जैसे कि इसमें आ गया कि हम ब्राउनिंग प्रोसेस स्पेशली करते हैं कुछ पर्टिकुलर फूड को बनाने के लिए। कैसे होता है ब्राउनिंग प्रोसेस? जैसे कि सबसे पहला तो आप ये जान सकते हो कि जब भी हम मिल्क को बॉयल करते हैं ना, मिल्क जब रा फॉर्म में होता है तो बिल्कुल ही क्या होता है, वाइट होता है, राइट। लेकिन जब हम मिल्क को बहुत अच्छा बॉयल कर देंगे, उसको कहते हैं लो फ्लेम पे जो है कुछ देर तक छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि मिल्क जो होगा वो हमारा ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ शुगर, क्योंकि उसमें जो प्रेजेंट शुगर है आपकी और जो प्रेजेंट प्रोटीन है वो दोनों आपस में रिएक्शन करती हैं और देन वो एक ब्राउन कलर हमें देना स्टार्ट कर देता है। द मेजर टाइप्स ऑफ नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, और इस टाइप की जो भी हमारी ब्राउनिंग होती है वो हम क्या कहते हैं, नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, यानी कि इसमें एंजाइम का कोई रोल नहीं होता है। ये जो उसमें प्रेजेंट कंपोनेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, उसी का रोल होता है। और मेन न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, शुगर have been recognized in occur food during processing in these reaction include। अब इसके अंदर हमारे क्या आते हैं, दो रिएक्शन मेनली होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रिएक्शन जो है वो हम ये देखते हैं, मिलार्ड रिएक्शन यहाँ पे मेंशन है, राइट। पहला रिएक्शन क्या होता है, मिलार्ड रिएक्शन होता है, जो स्पेशली हमारा किस में होता है, मिल्क में होता है। अब ये कैसे होता है, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप ऑफ शुगर विद अमीनो एसिड कंपाउंड। अब यहाँ पे देखिए साफ क्लियर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे शुगर के एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो अमीनो एसिड के साथ जो है, मोस्टली अमीनो एसिड, पेप्टाइड एंड प्रोटीन जो होते हैं उनके साथ मिल करके रिएक्शन करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और क्या होते हैं कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं और एक रिएक्शन देते हैं जो हमें देखने के लिए मिलता है, उसे हम कहते हैं मिलार्ड रिएक्शन। ये रिएक्शन स्पेशली किस चीज़ में हो रहा है, मिल्क में होता है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर हो गई होगी ये चीज़ की मिलार्ड रिएक्शन क्या होता है। मिलार्ड रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो स्पेशली हमारा मिल्क में होता है। किसकी वजह से होता है, जो हमारे शुगर के एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ग्रुप प्रेजेंस होते हैं वो अमीनो एसिड के साथ अमीनो एसिड के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं और हमें एक ब्राउन कलर प्रोवाइड कराते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड मिलार्ड रिएक्शन। दूसरा आता है हमारा कैरेमलाइजेशन। तो कैरेमलाइजेशन भी हमारा एक रिएक्शन है, एक हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन है जो हमें देखने के लिए मिलता है। तो वो कैसे होता है, द चेंज विच अकर इन पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, जो हमारे शुगर के पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उस पे ये रिएक्शन होता है व्हेन दे हीटेड टू हाई टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है कि जब हम शुगर को हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, शुगर को हाई टेम्परेचर पे लाते हैं, हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में लाते हैं, तो जो उसमें प्रेजेंट पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप होते हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एक केमिकल रिएक्शन प्रोवाइड कराते हैं और वो जो शुगर होती है वो ब्राउन कलर जो है वो हमें देने लगती है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैरेमलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि हम शीरा बनाते हैं, है ना,
जैसे जलेबी बना रहे हैं तो उसमें शीरे का यूज़ करते हैं, और ऐसी गुजिया बना रहे हैं तो उसमें शीरे का यूज़ करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम शुगर सिरप का एक तरीके से कह सकते हो आप यूज़ करते हैं। तो वैसा ही प्रोसेस होता है कि उसमें थोड़ा देर तक हम क्या करते हैं, उसको हीट के कांटेक्ट में लाते हैं, हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में लाते हैं, तो वो हमें एक ब्राउन कलर जो है वो देने लगता है। वो इसलिए होता है कि जो भी हमारे शुगर में पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके रिएक्शन कराते हैं, और ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कैरेमलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा जो हमारे न्यूट्रिशनल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिशनल रोल होते हैं? सबसे पहला होता है कि एनर्जी प्रोवाइड कराना। फर्स्ट डे से, फर्स्ट क्लास से ही जब से हमारा कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट हुआ है, मैंने आपको बताया है कि जो हमारी एनर्जी देने का काम है वो मेन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। दूसरा जो है वो कार्बोहाइड्रेट एज रिजर्व फ्यूल। ये क्या होती है, हमारे एक रिजर्व फ्यूल होते हैं। कैसे? कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन स्टोर इन लीवर एंड मसल्स इंक्लूडिंग हार्ट मसल्स। इट इज़ यूज द मस्कुलर एक्सरसाइज स्पेशली इन इमरजेंसी। अब देखिए क्या होता है, ये रिजर्व कैसे होता है, रिजर्व फ्यूल कैसे होता है? इसलिए होता है क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारे बॉडी में स्टोर होकर के रहेगा, और जब भी हमें सडनली रैंडम अगर हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो स्टोरेज है हमारे बॉडी में, वो तुरंत ही क्या करेगा, ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और हमें एनर्जी देना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है एक रिजर्व फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन इसलिए क्योंकि एनर्जी देने वाले हमारी क्या होती हैं, 3 न्यूट्रिएंट होते हैं। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट जो मेन फंक्शन है, इसी से हमें एनर्जी लेना है। दूसरा होता है प्रोटीन, भी हमें एनर्जी देता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट जितना एनर्जी देता है उतना ही प्रोटीन भी देता है। और तीसरा है फैट, तो फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, लेकिन जो मेन सोर्स हम बनाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। अब ये कैसे हमारा प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ जो हमारा प्रोटीन होता है ना। अब कार्बोहाइड्रेट का जो मेन फंक्शन है वो एनर्जी देना ही है, बट प्रोटीन का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना, हमारे बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना। तो अगर हमारे बॉडी में कोई रिपेयरिंग हो रही है तो उसका भी काम वो भी जो फुलफ़िल करेगा वो क्या करेगा, वो भी प्रोटीन ही करेगा। इसीलिए हमें एनर्जी के लिए प्रोटीन पर नहीं, कार्बोहाइड्रेट पर डिपेंडेंट होना है। तो अगर हम प्रॉपर अमाउंट में अपना कार्बोहाइड्रेट लेते रहेंगे तो ये प्रोटीन का स्पेयरिंग एक्शन करेगा ना, मतलब कि प्रोटीन को अपना मेन काम करने देगा। आप सभी को पता है कि एनर्जी हमें पहले चाहिए, बाद में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना है, बाद में शरीर के सारे काम होना है। एनर्जी पहले चाहिए इसलिए क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए ही चाहिए। मेरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा चलेगा, लेकिन एनर्जी अगर मेरे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊँगी। आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो आप पढ़ नहीं पाओगे, आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए एनर्जी, तो अगर हम अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे, प्रोटीन लेंगे, तो प्रोटीन अपना मेन फंक्शन छोड़ देगा, यानी कि हमारे बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना छोड़ देगा और वो आपको एनर्जी देने लगेगा, है ना। तो इसीलिए अगर हम प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी लेते रहे, प्रोटीन भी लेते रहे, तो प्रोटीन अपना काम करेगा और कार्बोहाइड्रेट अपना काम करेगा। इसीलिए प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, यानी कि प्रोटीन का अपना एक्शन कराने के लिए वो फ्रीडम होगा। अब देखिए तीसरा हमारा कार्बोहाइड्रेट फॉर फैट मेटाबॉलिज्म। अब हम फैट अपने कंज्यूम करते हैं, हमको जितनी रिक्वायरमेंट होती है, आई थिंक हम लोग उससे ज़्यादा ही फैट जो है वो ले लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट नीडेड फॉर कंप्लीट एंड नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, दस प्रिवेंटिंग एसिडोसिस। अब हमारे बॉडी में जो एसिडोसिस का भी प्रोसेस होता है उसको भी नॉर्मल करता है, हमारे फैट का भी मेटाबॉलिज्म करता है ना। तो फैट अगर हम मान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे और फैट तो प्रॉपर अमाउंट में किसी ना किसी फॉर्म में तो फैट हम ले ही लेते हैं, चला ही जाता है वो हमारे बॉडी में। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो फैट का मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा, और फैट का आप सबको पता है कि कितने ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं हमारे बॉडी में। तो अगर हम फैट ले रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट भी लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए ये फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प कराता है। नेक्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट फॉर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड सिंथेसिस। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारे प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि
जो हमारा प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, अमीनो एसिड होती है। अमीनो एसिड दो तरह के होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड इसलिए इसे कहा जा रहा है क्योंकि हम इसे बाहर से लेना, इसे क्या होता है, आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में खुद ब खुद बन जाते हैं, खुद ब खुद सिंथेसाइज हो जाते हैं। तो उसको सिंथेसाइज, उसको बनने के लिए कौन हेल्प करेगा, कार्बोहाइड्रेट करेगा। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड द कार्बन स्केलेटन फॉर द सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड इन द बॉडी। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट का लेना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का सिंथेसाइज भी करेगा, फैट का मेटाबॉलिज्म भी करेगा, प्रोटीन को भी बचाएगा, हमें एनर्जी भी देगा और मैन्यूवर। नेक्स्ट आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड एंड अदर कंपाउंड। जो अब देखिए हमारे बॉडी में जो न्यूक्लिक एसिड बनते हैं और अदर कंपाउंड्स बनते हैं, उनके भी बनने के लिए हमारा कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। कार्बोहाइड्रेट देयर डिराइव्स फ्रॉम पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो हमारे आरएनए डीएनए में न्यूक्लिक एसिड बनते हैं, जब आप ये आरएनए डीएनए वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आरएनए डीएनए में न्यूक्लिक एसिड का क्या रोल है। तो आप बस इस टाइम ये जान लीजिए कि आरएनए और डीएनए के बनने के लिए, उसके मेटाबॉलिक कंपाउंड के लिए हमारी न्यूक्लिक एसिड ज़रूरी है, जिसके लिए कार्बोहाइड्रेट का होना बहुत ज़रूरी है। डिटॉक्सिफाइंग फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डिटॉक्सिफाइंग यानी कि प्रोटेक्टिव एंड डिटॉक्सिफाइंग एक्शन इन लीवर। हमारे लीवर में बहुत सारे वर्क होते हैं। डिटॉक्सिफाइंग यानी कि हम मेनी टाइप्स ऑफ फूड को कंज्यूम करते हैं, तो उसमें जो हमारे हार्मफुल फूड होते हैं या फिर उसको डिटॉक्सिफाई करना है, उसके हेल्प के लिए भी हमारा कार्बोहाइड्रेट वर्क करता है। द लीवर इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट बैक्टीरियल टॉक्सिन बाय प्रोड्यूसिंग glycuronic acid and acetyl group from carbohydrate, which are excreted through kidney. For this purpose of 1 second, हाँ, तो ये क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो भी हमारे लीवर है, उसमें जो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए उसका डिटॉक्सिफाइंग होना ज़रूरी है, जिसके लिए कार्बोहाइड्रेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा लैक्टोज एज प्रोबायोटिक। अब जो भी हम लैक्टोज कंज्यूम कर रहे हैं, लैक्टोज क्या एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही तो है, तो ये प्रोबायोटिक का भी काम करता है। नेक्स्ट है हमारा लैक्टोज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, और साथ ही साथ हमारे जो कैल्शियम हम खाते हैं अपनी डाइट में ले, तो उसका एब्जॉर्प्शन भी करता है। अब कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले दे आर हाई इन फाइबर। अगर हमें फ़ाइबर किसी फॉर्म में मिलता है, फाइबर हम कंज्यूम करते हैं, फाइबर किस फॉर्म में लेते हैं, तो वो हमारा कार्बोहाइड्रेट है। जैसे कि आप ऊपर पढ़ चुके हो कि जो हमारे स्टार्च होते हैं, जो हमारे सेलुलोज होते हैं, डाइटरी फाइबर होते हैं, वो स्पेशली कार्बोहाइड्रेट की ही कैटेगरी में आते हैं। लो इन फैट, कार्बोहाइड्रेट रिच जितने भी फूड होते हैं हमारे, उनके अंदर फैट की मात्रा जो होती है वो कम होती है। गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल, और साथ ही साथ जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होते हैं उनके अंदर विटामिन एंड मिनरल्स के भी अच्छे सोर्सेज होते हैं। अब डाइटरी फाइबर हमने बताया था कि व्हाट इज़ डाइटरी फाइबर। तो डाइटरी फाइबर क्या होता है, डाइटरी फाइबर सबसे पहले आप जान लीजिए, ये एक टाइप का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना। डाइटरी फाइबर हमारा क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। डाइटरी फाइबर आर प्राइमरली इन पॉलीसेक्राइड। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेक्राइड है। दैट डिफर फ्रॉम स्टार्च इन द लिंकेज बिटवीन द शुगर यूनिट। ये हमारी क्या होती है, जो शुगर्स यूनिट होती है उनके बीच में एक लिंकेज होती है ना। जैसे मान लीजिए कि ये शुगर है, ये शुगर है, ये शुगर है, ये शुगर है, तो इन सब के बीच में एक लिंकेज होती है। Even after cooking, this link cannot be digested by the human enzyme in the small intestine. अब देखिए डाइटरी फाइबर जो होता है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो होती है वो इसको डाइजेस्ट करने का स्टैमिना नहीं होता है। यानी कि डाइटरी फाइबर जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके लिंक को तोड़ने का स्टैमिना ये हमारे बॉडी में नहीं है, और ना ही कोई एंजाइम सिक्रीट होती है।
These prevent all absorption of sugar that make up the dietary fiber. Dietary fiber is not a single compound but a group of compound with similar characteristics. अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन है कि ये एक सिंगल कंपाउंड नहीं होता है, ये कंपाउंड जो होता है वो ग्रुप कंपाउंड होता है जिनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक ग्रुप कंपाउंड है, ये ग्रुप कंपाउंड है और ये ग्रुप कंपाउंड है, इनके बीच में लिंकेज है। ये सारे क्या होते हैं, ये सिंगल नहीं, ये ग्रुप में है, बट इन सब के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी क्वालिटी है, वो क्या है, वो सिमिलर है, वो एक जैसी है। द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टीन, गम, यानी कि इन सारे ग्रुप में की जो क्वालिटी पाई जा रही है, यानी कि इन सारे ग्रुप में सेलुलोज भी होगा, हेमी सेलुलोज, पेक्टीन, गम, एज वेल एज नॉन कार्बोहाइड्रेट लिग्निन विच आर एल्कोहल डेरिवेटिव्स। और साथ ही साथ जो है हमारे जितने भी नॉन कार्बोहाइड्रेट लिग्निन होंगे, जो एल्कोहलिक डेरिवेटिव्स होंगे, वो सारे जो है वो प्रेजेंस होंगे। अब डाइटरी फाइबर को कैटेगराइज किया गया, उसे क्लासिफाइड किया गया है। डाइटरी फाइबर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा इनसॉल्युबल और दूसरा होता है हमारा सॉल्युबल। पहला होता है क्या, हमारा इनसॉल्युबल, ऐसे जो घुल जाएंगे और नहीं घुलेंगे, और सॉल्युबल ऐसे जो हमारे खाने में, जो हमारे डाइट में होंगे, वो घुल जाएंगे, मतलब कि वो हमारे बॉडी में जा कर के घुल जाएंगे। और इनसॉल्युबल ऐसे होते जो घुलते नहीं, जो पचते नहीं हैं। Insoluble does not dissolve in water and do not get digested by bacteria in the large intestine. Example cellulose, some hemicellulose और lignin। देखिए अब इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर है, नेम से ही मेंशन है, क्लियर है कि ये हमारे वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे, ना ही हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होंगे, ये बैक्टीरिया द्वारा डाइजेस्ट किए जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। मतलब क्या है कि लार्ज इंटेस्टाइन तक भी हमारे जो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर हैं वो डाइजेस्ट नहीं होंगे। उनकी कैटेगरी में कौन कौन आता है, सेलुलोज आता है, हेमी सेलुलोज आता है और लिग्निन आता है। अब सॉल्युबल डाइटरी फाइबर हमारे कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, तो फाइबर दैट आइदर डिजॉल्व और स्वेल इन वाटर एंड आर मेटाबोलाइज्ड by bacteria in the large intestine. These include pectin, gum, mucilages and some hemicellulose. अब देखिए जो हमारे सॉल्युबल डाइटरी फाइबर होते हैं वो डिज़ोल्व कर लिए जाएंगे, वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे और ये स्वेल भी हो जाएंगे और बैक्टीरिया के द्वारा लार्ज इंटेस्टाइन में इनका मेटाबोलाइज्ड भी हो जाएंगे। इनके कैटेगरी में कौन कौन आता है, पेक्टिन, गम, म्यूकिलेजेस एंड सम हेमीसेलुलोज प्रेजेंस होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट का हमारा मेटाबॉलिज्म है, ये थोड़ा ब्रॉड चैप्टर है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बिकॉज ये थोड़ा कहते हैं टेक्निकल टर्म्स है जिसे हमें अच्छे से समझना है। तो हो सकेगा तो कल आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा, जिससे हम इन सारे सबको अच्छे से पढ़ सकें और समझ सकें, और इसके कुछ रिएक्शंस होते हैं वो हम बना लेंगे तो वो हमें आसानी से समझ आएगा। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी और इसको आप रिवीजन करिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, तो ये जो है बहुत टफ़ नहीं है, बहुत इजी है। अभी जो टफ़ होने वाला है वो आगे हमारा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है, इसीलिए हम उसे नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।